गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। जिस तरीके से अपन ने कल जाना था कि सिंधु घाटी की नगर योजना, सिंधु घाटी के विज्ञान और टेक्निक के क्षेत्र में जाना था। आज अपन पढ़ेंगे यार विज्ञान क्षेत्र में उसका कैसे योगदान था, सिंधु घाटी की सभ्यता विज्ञान और उसके बारे में बताते। आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे सेकंड यूनिट का ही, उसका नाम है ऋग्वेद काल की सामाजिक ऋग्वेद काल की सामाजिक और धार्मिक दशाओं का वर्णन। सामाजिक और धार्मिक दशाओं का वर्णन। सामाजिक एवं धार्मिक दशाओं का वर्णन। सबसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए हमारा ये वेद है जो हिंदुओं के, यानी इसमें 4 वेद। अब वेद मीन्स क्या होता है हम जानते हैं। वेद क्या होता है जिसमें श्लोक और सूक्तियां होती हैं। तो यहाँ कहने का यदि हम कहें ऋग्वेद की बात करें, ऋग्वेद में क्या बताया, ऋग्वेद में आर्यों के द्वारा आर्यों का बताया। जिस तरीके से सिंधु घाटी की सभ्यता ने आर्यों ने पतन किया था, ठीक इसी तरीके से इसमें बताया। यदि आपको आ जाएगा ऋग्वेद की सामाजिक या धार्मिक दशा, सामाजिक स्थिति और धार्मिक। अब इसी तरीके से जानेंगे ऋग्वेद काल के आर्यों की सामाजिक धार्मिक जीवन दशाओं का वर्णन। मतलब यहाँ कहने का मतलब है हमारा, यहाँ कहने का मतलब है कि ऋग्वेद की शुरुआत कब से हुई थी। यहाँ भी सबसे पहले जानेंगे इसकी शुरुआत 1500 ईसा पूर्व से। कब से हुई थी? 1500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व। कब से? 15 ईसा पूर्व से लेके 200 ईसा पूर्व। क्या कब हुई थी इसकी शुरुआत? 1500 ईसा पूर्व से लेके 200 ईसा पूर्व तक के इतिहास को क्या कहा जाता था? वैदिक। क्या कहा जाता? वैदिक युग के नाम से जाना जाता था। क्या कहने का मतलब क्या है हमारा? क्या कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो कहने का मतलब है हमारा जो क्या था ऋग्वेद। क्या था ऋग्वेद? क्या हमने जाना कि हमारे समझ में कितने आज हम क्या पढ़ रहे हैं? ऋग्वेद काल की सामाजिक और धार्मिक, क्या पढ़ रहा है? सामाजिक धार्मिक दशाओं का वर्णन, यानी उसकी सामाजिक स्थिति कैसी थी और धार्मिक स्थिति कैसी थी। आज अपन यह जान रहा है। क्या जान रहा है? सामाजिक धार्मिक स्थिति। सबसे पहले तो जानेंगे हमारा ऋग्वेद क्या सबसे प्राचीनतम क्या था? सबसे प्राचीनतम इतिहास, सबसे प्राचीनतम ना बहुत प्राचीन ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम है। अब प्राचीनतम होने के साथ साथ ऐसा बोला कि प्राचीन मीन्स प्राचीन और आधुनिक मीन्स प्राचीन मीन्स नया और आधुनिक पुराना। अब यहाँ कहने लगा कि इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 1500 ईसा पूर्व से लेके 200 ईसा पूर्व के समय को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं वैदिक युग के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में ऋग्वेद की शुरुआत किसके? इसका ऋग्वेद क्या है? प्राचीनतम ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। इसकी शुरुआत 1500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के इतिहास को वैदिक, इसको किसके नाम से जाना जाता है? आपको यदि आ जाए ऋग्वेद ना आएगा, इसका दूसरा नाम क्या है? इसको वैदिक युग के नाम से, काय के नाम से जाना जाता है? वैदिक युग के नाम से जाना। किसके नाम से जाना जाता है? वैदिक युग के नाम से जाना जाता है। काय के नाम से? वैदिक युग के नाम से जाना जाता है। काय के नाम से? वैदिक युग के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? वैदिक युग के नाम से जाना जाता है। क्योंकि इसमें वेदों की संख्या कितनी है? कुल टोटल इसमें वेदों की संख्या 4। अब इसमें हमारे कितने वेद होते हैं? या हमारा कहने का मतलब इसमें कितने वेद होते हैं? इसमें 4 वेद होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा ऋग्वेद, दूसरा होता है यजुर्वेद, तीसरा होता है हमारा सामवेद और चौथा होता है अर्थवेद।
क्या होता है हमारा अर्थ वेद, अर्थ वेद। मतलब हमारे ऋग्वेदों की संख्या यदि कम है, यानी में ऋग्वेदों की संख्या क्या है, यानी वैदिक यानी ऋग्वेद को सबसे जो प्राचीनतम वेद है उसकी शुरुआत 1500 ईसा पूर्व से लेके 200 ईसा पूर्व के समय का युग को 1500 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईसा पूर्व तक के समय को के इतिहास में ऋग्वेद की शुरुआत हुई थी। ऋग्वेद को प्राचीनतम युग यानी इसका समय 1500 युग कौन सा कहलाता, वैदिक युग के नाम से जाना जाता। किसके नाम से जाता, वैदिक युग के नाम से जाना जाता। अब इससे होता है कि इन वेदों में सबसे हमारा कहने का ऋग्वेद हमारा ये क्या है, सबसे प्राचीनतम। क्या ये सबसे प्राचीनतम, यह क्या है हमारा एक सबसे प्राचीनतम वेद है। क्या है, सबसे प्राचीन मतलब सबसे प्राचीन मतलब जैसे पुराना। अब यानी कि सबसे प्राचीनतम वेद होने के कारण, मतलब ये बोला है ये सबसे प्राचीनतम वेद होने के कारण इसमें क्या होता है, ये सबसे प्राचीनतम वेद होने के कारण इसको हम यानी कहने वाले सबसे प्राचीनतम वेद है अथवा वैदिक काल से। यानी इसको क्या, इसकी शुरुआत यानी इसमें काय की चर्चा की थी, इसके वैदिक यानी काय की इसमें ये होता है, इसकी शुरुआत वैदिक काल यानी इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, इसकी शुरुआत कहने वाले इसकी शुरुआत मुख्यतः है ना वैदिक काल से प्रारंभ, वैदिक काल के प्रारंभ युग को हम क्या कहते थे, वैदिक यानी वैदिक काल में प्रारंभ युग को हम क्या कहते थे, वैदिक काल या वैदिक, इसको हम कहते हैं वैदिक या प्रारंभिक युग के नाम से। यानी ऋग्वेद को वैदिक युग या प्रारंभिक युग के नाम से जाना, किसे, प्रारंभिक युग या वैदिक युग के नाम से जाना जाता था। स्टूडेंट इतना समझ में आया आपको। अब इसमें आगे बात क्या है हमारी, इसमें आगे हमारी बात है कि इसमें बताया है, इसमें ये एक चीज और बताई, इसमें ये बताइए कि यानी इसको, लेकिन इसको हम पूर्व वैदिक काल यानी ऋग्वेद को पूर्व वैदिक काल युग भी कहते हैं। अब इसमें बताया है कि इसमें पहला वेद हमारे, इसमें सिर्फ वैदिक युग यानी इसमें सिर्फ हमें क्या बताया है, इसमें क्या बताया ऋग्वेद, इसमें वैदिक सभ्यता के युगों के बारे में बताया और वादा के सारे जितने भी युग थे तीनों में किसकी बात है, इसमें वैदिक काल की बात की गई है ऋग्वेद में। और वादा के जो शेष 3 हमारे वेद और हैं उनको उनमें किसकी चर्चा की गई है, उत्तर वैदिक, किसकी चर्चा की है, उत्तर वैदिक काल में, यानी जो शेष है शेष को कितने उत्तर वैदिक काल में उनको रचा, उत्तर वैदिक काल में रचा है। कब से रचा, उत्तर वैदिक काल में रचा। ये तो हमने जाना कि हमारा ऋग्वेद क्या होगा। अब ऋग्वेद के अंदर सबसे पहले जानेंगे इसकी सामाजिक स्थिति, सामाजिक और व्यवसाय। ये तो हमने जाना ऋग्वेद क्या सबसे प्राचीनतम वेद है, सबसे प्राचीनतम वेद होने के इसमें कई तरीके के श्लोक और सूक्तियों का वर्णन है। इसमें कितने श्लोक है, कितने सूक्तियां, इसमें कितने श्लोक लिखे गए, कितने पंक्तियां लिखे गए, उसकी शुरुआत 1500 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईसा पूर्व तक के समय को हम ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद को हम प्रारंभिक वेद या वैदिक युग या प्रारंभिक वेद या वैदिक युग के नाम से इसको जाना जाता था। अब इसमें यह बताया है कि क्योंकि इसको प्रारंभिक वेद क्यों बताया, क्योंकि इसमें वेदों की संख्या 4 थी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। यानी इसमें पहले युग में इसके ऋग्वेद की शुरुआत प्रारंभिक वैदिक सभ्यता से हुई थी, प्रारंभिक वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल के नाम से जाना जाता था, और शेष को उत्तर वैदिक काल से जाना जाता था। अब इसकी जानेंगे ऋग्वेद की सामाजिक, क्या जानेंगे, ऋग्वेद की सामाजिक स्थिति। अब इसमें जानेंगे ऋग्वेद की सामाजिक स्थिति क्या थी। अब इसमें हमने ऋग्वेद की डेफिनेशन जानी कैसे क्या था। अब जानेंगे ऋग्वेद की सामाजिक। अब जानेंगे ऋग्वेद ग्रंथ में इस काल की सामाजिक स्थिति व्यवस्था, यानी ऋग्वेद की हम क्या जानेंगे, सामाजिक स्थिति के कुछ पॉइंट्स निम्न है, यानी क्या है कुछ पॉइंट, इनको बिंदुओं के आधार पर क्या है, बिंदुओं के आधार पर
ऋग्वेद को निम्न प्रकार डाला है। अब इसमें सबसे पहले क्या डाला है? सबसे पहला पॉइंट बताया इसमें ऋग्वेद। सबसे पहले इसमें क्या होना है कि सामाजिक, यानी सबसे पहले ऋग्वेद ग्रंथ में निम्न यानी इसकी निम्न तरीके से उसकी सामाजिक स्थिति बताया। अब इसमें निम्न सामाजिक स्थिति क्या बताई? सबसे पहले स्थिति बताई है परिवार, यानी ऋग्वेद में सबसे पहले क्या बताया? परिवार। अब इसमें पहला परिवार बताया, दूसरा इसमें हमें बताया भोजन बताया, तीसरा इसमें हमें बताया यानी कि सामाजिक, पहला भोजन परिवार बताया, दूसरा भोजन बताया, तीसरा बताया वर्ण एवं जाति, और चौथा हमारा इसमें बताया वेशभूषा। चौथा इसमें क्या बताया? वेशभूषा तथा प्रसारण। अब सबसे पहली स्थिति क्या जाना है? पहले डेफिनेशन जाननी, क्या होता है कैसे नहीं होता। यदि इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है। ऋग्वेद का दूसरा नाम क्या है? वैदिक काल, यानी इसको वैदिक काल के नाम से, काय के नाम से वैदिक काल। और उसकी शुरुआत कब से हुई थी? 1500 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईसा पूर्व का समय वैदिक युग के नाम से या ऋग्वेद के नाम से जाना जाता है। अब इसमें इसकी सामाजिक में कितने, यानी यदि आपसे पूछ ले जाए एग्जाम में ऋग्वेद के यानी हमारे कुल टोटल हिंदू समाज में कितने वेद होते हैं? हिंदू समाज में 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और सामवेद। अब इसे बताए ऋग्वेद की शुरुआत कहाँ हुई थी? वैदिक काल से शुरू हुई थी, क्योंकि इसको प्रारंभ में वेद कहा है, क्योंकि इसमें वर्ण और श्रुतियों का श्लोक बतलाया था। अब इसीलिए हम जानेंगे क्योंकि इसमें वैदिक सभ्यता के बारे में, वैदिक काल के बारे में बताया। अब दूसरा जो इसके बाद जो शेष 3 बचते हैं उसमें उत्तर वैदिक काल के बारे में बतलाएं। अब इसके बारे में हम आगे क्या जानेंगे? सामाजिक। वैदिक काल में इसकी सामाजिक स्थिति व्यवस्था पर भी व्यापक प्रभाव डाला। सबसे पहले हम जानेंगे परिवार, क्योंकि इसकी सबसे पहली स्थिति क्या होती है? परिवार, भोजन, वर्ण एवं जाति, वेशभूषा तथा प्रसाद। सबसे पहले हम जानेंगे परिवार क्या होता है। अब बताए आर्यों के, मतलब इसमें जिस तरीके से हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता में आर्यों का मुख्य योगदान था, ठीक इसी तरीके से इसमें परिवार आर्यों की, इसमें भी ऋग्वेद में आर्यों के सामाजिक जीवन का मुख्य आधार परिवार था। यानी इसमें ऋग्वेद में बताया आर्यों के सामाजिक जीवन का मुख्य आधार परिवार था। परिवार समाज की क्या होते थे? परिवार समाज की छोटी इकाई मतलब यूनिट होते थे, क्योंकि परिवार का तो सबसे छोटी इकाई होती है। क्योंकि ऋग्वेद परिवार पितृ क्या होता है? पितृ होते हैं। पितृ का क्या मतलब होता है? किसी भी परिवार का मुखिया उस परिवार का सर्वाधिक आयु वाला पुरुष होता है। यानी पुत्र मतलब क्या होता है? पितृ का अर्थ क्या होता है? किसी भी परिवार का मुखिया उस परिवार का क्या होता है? सर्वाधिक आयु वाला क्या होता है? पुरुष, जो लंबिया यानी सर्वाधिक आयु वाला एक पुरुष होता है। इस काल में सामूहिक परिवार क्या है? और इसमें बताया इस काल में, मतलब इस काल में, क्योंकि हमने ऋग्वेद के बारे में पढ़ा वैदिक का, क्योंकि इसमें बताया इस काल में सामूहिक परिवार की प्रणाली कैसी थी? सामूहिक मतलब सामूहिक ग्रुप के रूप में सामूहिक प्रणाली प्रचलित थी। और परिवार में गृह पत्नी का विशेष महत्व, यानी गृह पत्नी यानी उसकी कहने वाले उसकी अर्धांगिनी कह सकते हैं, यानी उसका यानी जो उसकी परिवार में जो एक मुखिया रहता है उसकी क्या होती है? गृह पत्नी। परिवार में गृह पत्नी का विशेष महत्व था तथा आदर, मतलब जो अपनी एक लेडीज होती है, लेडीज का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है और उसका आला सम्मान किया जाता है। ये तो हमने जाने परिवार के बारे में। अब दूसरा जान लिया पॉइंट इसका भोजन। पहला हमने परिवार जान लिया, पहला हमने क्या जाना? परिवार ऋग्वेद। अब जानेंगे भोजन के बारे में। आज से अपन कितना जानेंगे? ऋग्वेद, उसकी सामाजिक, और कल इसकी जानेंगे अगले धार्मिक स्थिति। आज अपन सामाजिक स्थिति जाने। दूसरा है इसका भोजन। इस काल के लोगों में दूध या दूध से बनी वस्तुओं का विशेष महत्व होता है। ऋग्वेद में जो दूध से बनी वस्तु है उनका विशेष महत्व होता है।
अब इसमें बताया है कि विशेष महत्व होता था। आर्यों के भोजन है गेहूं, जौ, चावल, दूध, दही आदि मुख्य, यानी आर्यों के जो उनका भोजन क्या होता, आर्यों का भोजन क्या था, दूध, दही, चावल और दूध, दही, चावल और क्या होते थे, दूध, दही, चावल, घी आदि इनके मुख्य भोजन। ये किसके होते हैं, क्योंकि इसमें वैदिक ऋग्वेद में आर्यों से रिलेटेड बताया, क्योंकि अब जो बताया कि इनके भोजन ये होते थे। लोग मांसाहारी भी थे, लेकिन लोग क्या इसमें ऋग्वेद में कुछ तरीके के लोग मांसाहारी भी थे, जैसे कि वे बैल का मांस खाते थे। प्रेय पदार्थ में सोमरस का भी प्रचलन, और उसमें क्या जो पीने योग्य जो योग होते थे उनमें प्रेय पदार्थ में, और उसमें क्या सोमरस, इसमें क्या का सोमरस का भी प्रचलन था। अब नेक्स्ट है वर्ण और जाति। नेक्स्ट इसका क्या वर्ण और जाति। वर्ण ये जाति क्या होता है, वो किस जाति में पैदा हुआ, किस वर्ण। वर्ण भी हमारे क्या होते हैं, हिंदू यानी हिंदू, इसमें 4 वर्ण होते हैं। हमारा कहने का मतलब है प्रत्येक धर्म जातियों को वर्ण और जाति के आधार पर भी परिभाषित किया। इसके भी हमारे वर्ण क्या था, शूद्र, हिंदू, वैश्य, क्षत्रिय, ये सारे वर्ण होते हैं। अब बताएं इसमें वर्ण और जाति। वैदिक काल में समाज आर्य और अनार्य 2 वर्ग में, यानी वैदिक काल में क्या किया, वैदिक काल में समाज को क्या किया, 2 वर्गों में वर्गीकृत किया। कौन कौन से 2 वर्ग थे इसके, एक आर्य, यानी इनको वर्णों को भी कितने भागों में बांटा, एक आर्य, दूसरा अनार्य, दूसरा अनार्य। इसको भी क्या किया, 2 भागों में, यानी वैदिक काल में समाज आर्य और अनार्य 2 वर्गों में विभाजित किया, क्योंकि पुरुष सूक्त और 4 वर्णों का होता है। यानी होता है जो पुरुष होता है, वो पुरुष क्या होता है, पुरुष को इसमें सूक्त में 4 वर्ण, वर्णों को 4 भागों में विभाजित किया था। वर्णों को सूक्त और उसको 4 वर्ण, कहने का मतलब है पुरुष सूक्त में, सूक्त माने सूक्तियां जो श्लोक। अब पुरुष जो वर्ण था उसको 4 वर्णों का, पुरुषों में कहेगा 4 वर्णों का उल्लेख, मैंने किसने 4 वर्णों का उल्लेख में था। 4 वर्ण क्या होते हैं, शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण, ये होते शूद्र, क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण होते हैं। इन 4 वर्ण पुरुषों के 4 वर्णों का लेकर इसमें पुरुष के मुख से, पुरुष से मुख आने कहने का मतलब है इसमें पुरुष के मुख से, पुरुष के मुख से, यहाँ पुरुष के मुख से मतलब कहने का मतलब उसके मुंह से, पुरुष के मुंह से क्या होते हैं, ब्राह्मण भुजाओं, ब्राह्मण क्या होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। अब ब्राह्मण का मेन मतलब है, ब्राह्मण क्या होते हैं, सबसे उच्च धर्म के होते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या था, ब्राह्मण भुजाओं से, ब्राह्मण क्या होते हैं, भुजा से होते हैं, क्षत्रिय जांघों से होते हैं, और वैश्य बताया ब्राह्मण भुजाओं से और क्षत्रिय जांघों से, और वैश्य तथा वैश्य क्या होता है, चरणों से, शूद्र से पैदा होते हैं। यानी चारों धर्मों के, ब्राह्मण क्या होते हैं, भुजाओं से होते हैं, ब्राह्मण क्या होते हैं, यानी मतलब पुरुषों के मुंह से, ब्राह्मण यानी जो ब्राह्मण के मुंह से, क्योंकि वो क्या कहते हैं, कई तरीके के पूजा पाठ से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि वो कई तरह की कथाएं वगैरह, कथा वाचन वगैरह करते हैं। और दूसरा क्षत्रिय मतलब होता है जो भुजाओं से, जो क्षत्रिय होते हैं जो युद्धों से रिलेटेड, फिर जांघों से और वैश्य चरणों से शूद्र वगैरह पैदा हुए। अब इस तरह से वर्ण व्यवस्था का इसमें क्या मिलता है हमें, वर्ण एवं जाति का उल्लेख इसमें बताया वर्ण एवं, यहाँ कहने का मतलब वर्ण एवं जाति, यहाँ कहने का मतलब वर्ण एवं जाति, वर्ण एवं जाति आने से क्या मिलता है, वर्ण एवं जाति का भी हमें इसमें वर्णन देखने को मिलता है। लेकिन इसमें यह बताया है कि ऐसे बताया, लेकिन जाति में जटिलता नहीं है, लेकिन जो जाति में कोई जटिलता पैदा नहीं, कोई कठिनाई नहीं आई है, क्योंकि एक सूक्त में उल्लेख किया जाता है, एक सूक्त मतलब उस सूक्त में परिभाषित किया जाता है कि परिभाषित किया जाता है कि इसमें क्या परिभाषित किया, मेरा पिता वैद्य है, फॉर एग्जाम्पल कहता है मेरा पिता वैद्य और मेरे माता अनाज पीसने वाली है, यह जन्म पर नहीं बल्कि कर्मों पर, यानी कहने वाला उसने क्या था, मेरा पिता क्या है, फॉर एग्जाम्पल मेरा पिता एक वैद्य है। इसमें क्या बताया, इस सूक्त में क्या बताया, इस वर्ण में ये बताया
कि उन्होंने क्या उल्लेख किया है सूक्त में कि मेरा पिता, यानी मैं एक कवि हूँ, और यानी उसने बोला मैं कवि हूँ, मतलब यानी वो खुद कह रहा, और कह रहा मेरा पिता, यानी वो क्या कह रहा, मैं एक कवि हूँ और मेरे पिता एक वैद्य है, मैं कवि हूँ मेरे पिता वैद्य है, और मेरी माता अनाज पीसने वाली है। यह जन्म पर नहीं बल्कि उसके कर्म पर, मतलब यहाँ ऋग्वेद में कर्म और क्रियों की प्रधानता, यानी कहने वाला उसने कहा मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य है, और मेरी माता, यानी मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य है, और माता आटा अनाज पीसने वाली, मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य है और मेरी माता आटा पीसने वाली, मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य है और मेरी माता अनाज पीसने वाली है। यह जन्म पर नहीं बल्कि कर्म पर आदर, मतलब इसने बताया कि इसमें कर्म पर आधारित सारी क्रियाओं को बतलाया जाता है। इसे हम वर्ण एवं जाति कहते हैं। यह जरूरी नहीं कोई से भी जाति और वर्ण का, मैं उसके कार्य और कर्मों की प्रधानता होती है। नेक्स्ट है हमारा वेशभूषा एवं वेशभूषा तथा प्रचलन। नेक्स्ट पॉइंट है वेशभूषा और प्रचलन। अब इसमें जानना कि आर्यों की वेशभूषा क्या होती है कि साधारण, यानी सिंपल रहते हैं, कोई ज्यादा वो नहीं, सिंपल है, साधारण, उच्च विचार। अब वो क्या करते, आर्य सूती ऊनी रंग बिरंगे कपड़े पहनते थे। आर्यों की पोशाक में प्रारंभ में 2 वस्त्र होते हैं, यानी आर्य कहते सिंपल होते, रंग बिरंगे वस्त्र पहनते थे, साधारण वेशभूषा होती थी। आर्यों की पोशाक में प्रारंभ में मुख्य 2 वस्त्र होते थे। उनके 2 वस्त्र क्या क्या होते थे, एक तो होता था उनका, आर्यों के क्या होते थे, 2 वस्त्र होते थे। एक क्या होता था, बांस जो शरीर के नीचे वाले भाग पर पहना जाता था। क्या होता था, बांस होता था शरीर के नीचे वाले भाग पर, और तथा अधिवास जो शरीर के ऊपर वाले भाग पर पहना जाता था। आभूषण स्त्री पुरुष समान रूप से पहनते थे, यानी कहने का एक भाग उनका ऊपर का होता है, जो ऊपरी, यानी कहने वाला प्रारंभ, यानी उसके साधारण वस्त्र होते थे। आर्यों की पोशाक प्रारंभ में 2 वस्त्र होते थे। पहले वो बांस जो शरीर के ऊपर, शरीर के निचले वाले भाग पर पहनते थे, और तथा अधिवास के शरीर के ऊपर वाले भाग पर पहना जाता था। आभूषण स्त्री और पुरुष, कहने का मतलब है आभूषण स्त्री और पुरुष के समान पहने, क्या कहते थे यहाँ, आभूषण स्त्री व पुरुष समान रूप से पहनते, मतलब ये कहने का जो उनके आभूषण थे वो स्त्री भी और पुरुष भी पहनते थे। सबसे पहले तो हमने जाना परिवार कैसा था। परिवार की दशा जो मुखिया होता था, सबसे बड़ा होता था, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी, क्योंकि इसमें जो पितृ होता था, जो लंबी आयु वाला होता था, पुरुष होते थे, उनकी लंबी आयु वाला होता। इसमें सामूहिक परिवार में प्रणाली प्रचलित थी, और गृहपति का मिश्र भोजन बनना। आर्यों के मुख्य भोजन क्या होता था, दूध चावल दही घी इनके मुख्य आहार होते थे, जो कि इनमें वस्तुओं का विशेष था। वर्ण जाति, मतलब इसमें चारों वर्ण जाति होती है, प्रत्येक धर्म जाति, यानी इसमें धर्म जाति के साथ साथ इसमें बताया कि 4 ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होते हैं। इनमें ये बताया कि इसमें कार्य, इनमें जाति का को भेदभाव ना करते हुए इसमें किसकी मैन प्रधानता बताइए, क्योंकि इसमें मैन प्रधानता ये बताइए कि वह उनके कार्य, यानी कहने का मतलब है वो इसमें जो 4 वर्ण बताए वो क्या होते थे, प्रत्येक वर्णों को 4 भागों में बांटा था, यानी एक सूक्त में वर्ण को, यानी जो सूक्त होता है हमारे आर्यों की, यानी हमने बताया पुरुष सूक्त को 4 वर्णों में विभाजित, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। अब इसमें बताया कि यह क्या होते थे, क्योंकि उन्होंने बताया कि क्योंकि इसमें ये सारे वर्ण, जो 4 वर्ण थे, इनमें वर्णों में भेदभाव न करते, इसमें कर्म की प्रधानता होती थी। नेक्स्ट अपना इसके सामाजिक स्थिति का, पहला हमने जाना भोजन, दूसरा उसका पहला हमने परिवार जाना, परिवार में मुखिया के बारे में जाना, और परिवार में उसकी गृह पत्नी के बारे में, कहने का मतलब उसकी गृह पत्नी का विशेष महत्व तथा आदर किया जाता। दूसरा इसका पॉइंट था भोजन। इनका भोजन आर्यों का, जिस तरीके से मैं आर्यों के बारे में बताया था, जिस तरीके से परिवार में आर्यों का क्या बताया था, इसमें बताया था आर्यों की सामाजिक स्थिति का बताया था, परिवार का मुखिया होता था, ठीक इसी से भोजन भी इनका मुख्य आहार होता था, दूध दही घी मुख्य विशेष इनके आहार होता। वर्ण जाति मतलब इसमें 4 वर्ण होते हैं, यानी जो पुरुष वर्ण को 4 भाग, क्योंकि इसमें वर्ण में बताया जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो पैदा, वो उनमें कर्म पर किए, यानी इसमें जाति को ना, यानी जो पुरुष वर्ण को 4 भागों में बांटा था, उनमें कर्म की प्रधानता बताई गई थी वर्ण में।
नेक्स्ट है वेशभूषा, इनकी साधारण वेशभूषा होती थी और साधारण बस रंग बिरंगे वस्त्र पहनते थे। ये इसकी आज ऋग्वेद में अपन ने जाना ऋग्वेद क्या होता है, ऋग्वेद की सामाजिक स्थिति क्या होता है। कल इसके अंदर अपन जाने, आज अपन ने सामाजिक स्थिति जानी है स्टूडेंट, कल इसके अपन धार्मिक स्थिति जानेंगे। आगे स्टूडेंट यदि आज की क्लास में यदि कोई डाउट्स हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू आज की क्लास के लिए। बीए फर्स्ट ईयर के छात्रों, आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तो आपको कुछ समय बाद ही हो सकता है ऑफलाइन क्लासेस भी मिलने लगे, अभी ऑनलाइन मिल रही है। थैंक यू स्टूडेंट। यदि इससे रिलेटेड कोई डाउट्स हो या कल के टॉपिक से रिलेटेड डाउट्स हो तो आप लाइक कमेंट करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।